Hello, class. How are you all doing? I hope everyone is healthy, everyone is keeping well, and most importantly, everyone is studying well. Right? So today we are starting a new course that is किस चीज में? तो with respect to economics, है ना? और इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि देखिए today we are going to look at the syllabus properly. We are going to look at the different aspects of your syllabus, the different aspects of your exam, the pattern, है ना? और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास. ठीक है, तो वी विल जस्ट टेक अ गुड लुक एट व्हाट इज इट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस कोर्स. ठीक है, माय नेम इज ललित किशोर चौधरी एंड आई एम होपिंग कि इस कोर्स के अंत तक हम लोग इतना अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लेंगे, इनके कोर्सेज को, इनके बेसिक एस्पेक्ट्स को हम समझ लेंगे कि उससे कि सर एटलीस्ट जो है ना ये कोर्स लेना वर्थवाइल रहा. ठीक है, आपका टाइम एंड आपका एफर्ट, इस चीज को रेस्पेक्ट किया जाएगा. और हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप भी जो है अपनी तरफ से थोड़ा सा कोशिश करना है कि इसमें थोड़ा सा क्या मेहनत कर देंगे, है ना. इस कोर्स के ऊपर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट. तो द फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू टुगेदर, ऑफ कोर्स मी एंड यू, इज कि हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को सबसे बड़ी प्रायोरिटी रखेंगे. ठीक है, the fact and figures with respect to exams is important, but until and unless you have conceptual clarity, आपको वो चीजें समझ में नहीं आती हैं. कई एक बार आपको पढ़ा हुआ चीज आपको you will not be able to recall in the nick of time with due to exam pressure. ठीक है, दूसरा, as much as it is important that you are paying attention in the class, it is as important कि आप इस चीज को जो भी यहाँ पे आप पढ़ते हैं ना उसका रिविजन करें. ठीक है, रिविजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इन स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसको आप कहिएगा कि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है. ठीक है, तीसरी चीज कि आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम, आई विल ऑलवेज गिव यू सफिशिएंट टाइम टू राइट व्हाट इज देयर ऑन द बोर्ड. आपको उसका बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि अरे सर बोलते जा रहे हैं हम जो है ना लिख लेते हैं फटाफट. जस्ट गिव योर सेल्फ अ फ्यू मिनट्स. आप प्योरली सिर्फ जो है ना पहले एक बार चीज को समझ लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद आई विल गिव यू एनफ. हाँ, इतना नहीं होगा कि भाई आप आराम आराम से जो है ना एकदम खूब ज्यादा टाइम ले लेकर के, बिकॉज उसमें आपका ही टाइम वेस्ट होगा, है ना. हमारा तो मेहनत होता है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है एंड आपको एग्जाम अभी तुरंत में देना है. ठीक है ना, बट आपको फर्स्ट जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए ये कि आप चीजों को सही तरीके से सुन रहे हैं, उसको आप ध्यान से जो है आप उसको कवर करेंगे. ठीक है, कहीं पे अगर कोई डाउट हो तो उसको जस्ट वेट टिल द एंड ऑफ द क्लास और उसके बाद अंत में आप पूछ लीजिए. ठीक है, उससे आपको क्या होगा कि जो भी एक टॉपिक जा रहा है ना खत्म होगा हम लोग का, तो यू विल बी 100% कन्वर्सेंट इन दैट टॉपिक. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज कि जब भी आप इकोनॉमिक्स की बात करिएगा तो इट इज अ वेरी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. यू कांट पुट अ ब्लिंकर ऑन योर आईज एंड ईयर्स कि भाई और जो भी कुछ और भी दूसरे सब्जेक्ट में हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं. ऐसे आप इकोनॉमिक्स को नहीं समझ सकते हैं, राइट. सो यू विल हैव टू हैव एन ओपन माइंड एंड एन ओपन क्या क्या एक अवेयरनेस, ओपन माइंडेडनेस विथ रिस्पेक्ट टू कि भाई ओके व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी दैट वी कैन सी, है ना, वी कैन टेक अप इन एनालाइजिंग इकोनॉमिक्स. व्हाट आर फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, हो सकता है हिस्ट्री से कोई चीज इफेक्ट हो रही हो, जैसे हम लोग जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिकली जो प्लानिंग कमीशन और उसके बाद के जो पोर्शंस को देखेंगे, तो देयर यू विल सी कि देयर इज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्ट्री on the economic choices and policies that we are taking post independence, because we were colonized by a commercial entity, that is the East India Company. हम उसके बाद there is a inherent suspicion with respect to businesses, है ना, with respect to कि भाई अगर बाई चांस फिर से हम कॉलोनाइज हो गए तो क्या. तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि फ्रॉम 1947 से लेकर के 1991 तक के जो पूरे टाइम पीरियड में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं इज अ डायरेक्ट रिलेशन इनका जो है वो कोलोनियलिज्म और स्पेसिफिकली द ओरिजिन ऑफ कोलोनियलिज्म इन इंडिया, दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे रिलेट करेगा, राइट. ज्योग्राफी से कैसे, तो आप ज्योग्राफी से देखिएगा कि विच एरिया इज कमिंग अप विथ रिस्पेक्ट टू कि कहां पे स्टील प्लांट्स आपको लगेंगे, तो इट विल बी दैट एरिया विच विल हैव
रॉ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू कोल, विथ रिस्पेक्ट टू आयरन, है ना, वहीं पे आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आएगा, इसीलिए छोटा नागपुर बेल्ट एंड स्पेसिफिकली जमशेदपुर से ये कहानी शुरू होगी, राइट। तो इस तरीके का चीज आपको कनेक्ट करके देखना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह के और भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैव अ रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इकोनॉमिक्स। पॉलिसी सर्टेनिटी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बगैर आपका कहीं पे भी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, एकदम खुले दिमाग से इसको पढ़ना है, राइट। ऑफ कोर्स हम लोग जो है अभी जब सिलेबस को देखेंगे तो उसमें हम लोग पूरे का पूरा एग्जाम के पैटर्न को भी समझेंगे, क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीजें आपको कहां कहां पे ध्यान देना है, कहां पे अगर थोड़ा सा जो है कंसेप्चुअली अगर इन डेप्थ में जाकर के देखना होगा उसको भी हम लोग देखेंगे, राइट। तो पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक पैटर्न ऑफ द एग्जाम, है ना। व्हाट इज द बेसिक पैटर्न तो इसमें यू हैव 180 क्वेश्चंस, राइट। 180 क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो दीज आर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड कितने हैं 180 मार्क्स। तो फॉर ईच क्वेश्चन देयर इज 1 मार्क, राइट। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 180 मिनट्स, ठीक है। तो 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 180 मिनट्स एंड 180 marks, right? So basically you have 1 minute for one question and 1 mark for each question, right? तो that is the एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। अब इसीलिए अब आपको ध्यान क्या देना है कि डोंट गिव टू मच टाइम ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, डोंट गिव टू मच टाइम ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। जब तक आपको हो पा रहा है उस चीज को करिए, है ना। इसमें हम लोग डू नो फर्स्ट रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, सेकंड रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, थर्ड रीडिंग, ओके कोई बात नहीं, हम लोग उसको भी देख लेंगे कि व्हाट इज फर्स्ट रीडिंग, व्हाट इज सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, है ना। अगर नहीं है तो हम लोग अभी उसको देखेंगे, तो आपको समझ में बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग है, कोई ऐसा बहुत कोई छुपी हुई चीज नहीं है, ठीक है। उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप इस चीज को, पेपर को, आप पैटर्न को समझते हैं, उसको प्लान करते हैं उस चीज को एग्जाम के लिए, तो आप ये देखिए कि जितना इसका जो डिवीजन है इट इज इन इक्वल, वो इन इक्वल मेजर। तो आपको भी उसी के आसपास रहना है, किसी में एक की जगह 2 लग जाए ठीक है, 5 नहीं लगना चाहिए। यू शुड नॉट स्पेंड टू मच टाइम, जिसके कारण जो आपको आते हुए क्वेश्चन है, जो हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर के अंत में हो, वो आपके छूट जाए, राइट। अब इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेपर, तो पार्ट 1 is with respect to languages, proficiency in languages, right? Which is 20 questions. Then part 2, right? इसमें जो है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के 10-10 क्वेश्चन हो रहते हैं। पार्ट 2 इज जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स। इसके कितने, अगेन दिस इज ऑल्सो 20 मार्क्स, राइट। दिस इज ऑल्सो 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस। पार्ट 3 is पार्ट 3 इज विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, लीडरशिप, है ना, ये सारे। तो एजुकेशन, इनके हैं 40 क्वेश्चंस। कितने हो गए टोटल, टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए,
तो 20 + 20 + 40 दैट इज 80 क्वेश्चंस, टोटल है 180। तो बचा जो आपका सिलेबस रिलेटेड है, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जो क्वेश्चंस होंगे दे विल बी 100 क्वेश्चन, ठीक है, दे विल बी 100 क्वेश्चंस। इन टोटल 180 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, दैट यू हैव टू कंप्लीट इन 180 मिनट्स, दैट इज 3 आवर्स फॉर 180 मार्क्स। अब इसके अलावा जो है देयर इज अ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट विच इज ऑफ 60 मार्क्स, राइट, जिसमें आपको डेमो टीचिंग का डेमो होता है फॉर 30 मार्क्स एंड इंटरव्यू का डेमो होता है फॉर 30 मार्क्स, ठीक है, टीचिंग डेमो एंड इंटरव्यू, राइट। ऑल राइट, तो ये आपका एक पैटर्न ऑफ द सिलेबस हो गया, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर हो गया। अब आपके सामने जब कोई क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो व्हाट आर यू डूइंग, एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज को जानना कि देखिए, नॉट एवरीवन नोज हाउ टू गिव एग्जाम्स, इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग, है ना, बट इट इज अ रियलिटी दैट आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि लोग बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं बट दे डू नॉट नो हाउ टू गिव एग्जाम्स, ठीक है। कई एक बार आप बहुत मेहनत किए होते हैं बट आपका एग्जाम में वो उस तरह का मार्क्स शो नहीं होता है, एंड व्हाट माइट बी द रीजन, तो वन ऑफ द रीजन इज कि लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे जो है ना टाइम मैनेजमेंट करें, ठीक है। बहुत सारी बार इनफैक्ट आई एम होपिंग कि ऐसे, मतलब एटलीस्ट नॉट होपिंग, है ना, बट आई नो कि जो भी लोग ये कोर्स ले रहे हैं उसमें से कई एक लोगों का ऐसा हो सकता है कि दे माइट नॉट बी एबल टू कंप्लीट एग्जाम्स अभी तक, है ना, होपफुली इस कोर्स के बाद ऐसा ना हो, बट ये बहुत ही जनरल, बहुत ही कॉमन चीज है और कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके साथ कुछ कमी है, इट इज जस्ट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अपने दिमाग को उस तरीके से ट्रेन करना कि व्हाट आई हैव टू डू, है ना, और होगा क्या, इट्स अबाउट ईगो, कि आप किसी एक क्वेश्चन में आपको पता है कि अरे हमको ये पता हुआ है, पढ़ा हुआ है, ये तो हम कर सकते हैं, और उसमें आपका 5 मिनट चला गया। इस तरीके से 2-4 और क्वेश्चन 5-5 मिनट वाले हुए, पता चला आपका लास्ट के 10 क्वेश्चन जो हो सकता है एकदम ही इजी वाले हो, वो आपके छूट गए, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज सच अ कॉमन अकरेंस कि इसको हम स्पेसिफिकली हम पहले क्लास में आपको बताना चाहते हैं कि देयर इज अ वे टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर्स, राइट, और दैट इज द वे दैट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस योर मॉक टेस्ट, दैट इज द वे दैट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस योर पीवाईक्यूज, ठीक है। स्पेसिफिकली पीवाईक्यूज को तो इसी तरीके से करिएगा, एकदम प्रॉपर टाइमर लगा करके कि भाई आपका जो है ना एकदम टाइम पे खत्म हो। दूसरा, because all these parts do not have any sort of sectional time limits, कि ऐसा नहीं है कि ये जो है ना पार्ट 1 इतने मिनट में ही खत्म करना है, पार्ट 2 इतने मिनट में ही खत्म, बट आपके लिए इनका सेक्शनल टाइम आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। हाँ, अगर किसी पार्ट से आपका टाइम बच जाता है, राइट, तो फिर आप किसी एक जगह पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, बट आपके लिए इट इज वेरी एसेंशियल कि ये आपके दिमाग में रहे कि इवन दो देर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट, आपके दिमाग में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट, ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट, 40 क्वेश्चन नॉट मोर देन 40 मिनट्स, 100 क्वेश्चन नॉट मोर देन 100 मिनट्स, ठीक है, ओवरऑल। अब इसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है, तो इट इज, इसको कहते हैं फर्स्ट रीडिंग ऑफ द पेपर, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग ऑफ द पेपर, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। क्या इसमें आता है ऐसा, ऐसा कौन सा हम आपको सीक्रेट बताने जा रहे हैं, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा व्हाई इज इट दैट वी आर लुकिंग एट इट एट द इन द फर्स्ट क्लास इट्स, क्योंकि कितना भी हम आपको अच्छे से बता दें, इफ यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, है ना, जस्ट बिकॉज कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो इससे नुकसान हम दोनों का है, राइट। हमें ये दुख होगा कि भाई इतना मेहनत किए और इनको आता भी था बट ये क्लियर नहीं हो पाया किसी भी कारण से, है ना, तो बिल्कुल ही इसका कोई गुंजाइश ही नहीं छू। फर्स्ट रीडिंग, इसमें आप क्या करते हैं, इन एनी पेपर
when you are looking at the first reading, so you have to do 2-3 things. पहला, go through all questions, go through all questions and attempt, only attempt those which you are 100% certain about. ठीक है, तो go through all questions and only attempt those which you are 100% certain. और इस तरह के क्वेश्चंस हर पेपर में होते हैं. ठीक है, अब इट डजंट मैटर कि 180 में से आपको 100% कितना आता है. 10 आता है, 10 ही करिए, बट फर्स्ट रीडिंग उससे ज्यादा नहीं. ठीक है, आपको जो 100% आता है सिर्फ उसको अटेम्प्ट करिए, सिर्फ उसको देखिए और आगे बढ़ जाइए. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट रीडिंग में 100% सर्टेनिटी वाले क्वेश्चन. से फॉर एग्जाम्पल, इसमें ना आप जब क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो देयर आर दीज पॉकेट्स जहां पे आपको एक साथ जो है ना बंच ऑफ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे विच यू नो रियली गुड, है ना, रियली वेल. और इफ यू आर स्टडिंग वेल, जो भी हम लोग क्लास में अच्छे तरीके से, इफ यू आर एक्चुअली पेइंग अटेंशन, एक्चुअली आपने रिवीजन किया है, प्रीवियस क्वेश्चन बनाया है, तो मेनी टाइम्स आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, मेनी टाइम्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मिलते हैं. अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 40-50 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट राउंड में ही हो गए. फर्स्ट राउंड में ना यू वुड सी कि जो आपका स्पीड है वो थोड़ा सा अगर धीरे भी हो, मान लीजिए आपने हाफ एन आवर ही ले लिया, ठीक है, और उसमें से आपने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन किए, आप देखिएगा कि व्हेन यू गो इनटू द सेकंड रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर और आप मेरे पे विश्वास करके एक बार कोई मॉक टेस्ट इस तरीके से आप देके देखिएगा कि आपका सेकंड रीडिंग कितना तेज रहता है. ठीक है, सेकंड रीडिंग में आप क्या करते हैं, तो सेकंड रीडिंग में यू अटेम्प्ट the 50-50 टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आप एटलीस्ट 50% ऑफ जो ऑप्शंस है, अगर मान लीजिए 4 है तो 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं, 2 में आपको कंफ्यूजन होता है. ऐसे बहुत सारे डेलिबरेटली ऐसे क्वेश्चंस बनाए ही जाते हैं, राइट. वहां पे आपको क्या करना है कि ये आपको सेकेंड रीडिंग में, जहां पे एटलीस्ट आप 2 के बारे में सर्टेन है, और यहां पे अब आपकी ऑनेस्टी भी होती है कि आप हाउ ऑनेस्ट यू आर विथ योरसेल्फ. आफ्टर ऑल देयर इज नो अदर पर्सन इन द एग्जाम हॉल, राइट. तो हाउ ऑनेस्ट यू आर विथ योरसेल्फ कि हाँ भाई ये जेन्युइनली हमको ये 50-50 लग रहा है. अगर 50-50 है तो यहां पे उसको आप सेकेंड रीडिंग में कवर कर लीजिएगा और देखिएगा ये कितना जल्दी होता है. ठीक है, ऑफकोर्स एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो 2 में से एक आपको चूज करना ही है. प्रोबेबिलिटी ये कहेगा कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चंस विल कम करेक्ट. बैड लक वगैरह वाला सिचुएशन हटा दीजिए. तो अगर खूब सारे 50-50 वाले क्वेश्चंस होंगे तो उसमें से देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपका 50% जो है उसमें से सही होने का. ठीक है, थर्ड इज नाउ अटेम्प्ट those questions. Now attempt those questions which are or those topics. Now attempt questions from those topics which you know well. ठीक है, which you know well. मान लीजिए उस क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं पता है, बट दैट टॉपिक यू हैव डन वेल, राइट. उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं पता है, बट दैट टॉपिक जो है वो आपने अच्छे से किया हुआ है. तो इससे क्या होगा कि यू विल बी एबल टू कोरिलेट. आपको कुछ चीजें याद आ जाती हैं कई एक बार आपको क्या होगा कि एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल लेते, राइट. तो नाउ अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस फ्रॉम दोज
नाउ अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दोज टॉपिक्स व्हिच यू नो वेल, एंड इसी में आप मार्क द आंसर्स केयरफुली, मार्क योर आंसर्स केयरफुली, ठीक है। कई बार द सिली मिस्टेक्स ऐसे होते हैं ना, है ना, कि आपको आया हुआ चीज यू आर नॉट पुटिंग इट, है ना, उसमें जो है आप मार्क नहीं ठीक से किए हो, और आप विश्वास ही आपको नहीं होगा कि ये क्वेश्चन हम गलती कैसे कर सकते। ऑफ कोर्स द अदर थिंग इज कि ये एग्जाम का प्रेशर ऐसा करवा देता है, राइट। एग्जाम का प्रेशर अनफॉर्चुनेटली आपको इतना एम्बैरेसिंग लगता है, एंड वी हैव ऑल गॉन थ्रू इट, आई हैव गॉन थ्रू इट मेनी टाइम्स। अगर आपने इस तरह के एग्जाम्स दिए होंगे पहले, तो उसमें आपने देखा ही होगा कभी ना कभी कि ऐसा हो ही जाता है, नॉट सबके साथ बट मेजॉरिटी पीपल के साथ, राइट। आई एम होपिंग कि आपको कुछ एक्सेप्शंस में होंगे जिनका ये ना हो, ठीक है, बिकॉज ये अंदर से इतना ज्यादा आपको जो है अंदर से खलता है ना कि अरे यार ये क्वेश्चन हम कैसे गलत कर सकते हैं, ये तो हमको इतने अच्छे से आता है, हम तो मार्क भी इस पे क्वेश्चन पेपर पे सही किए थे, आंसर में हम गलत कर दिए, राइट। तो वो एग्जाम का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, ये सब चीजें मिला करके वो आपको ये गड़बड़ करवाता है, ठीक है। तो इसीलिए मार्क योर आंसर्स वेरी केयरफुल, ठीक। एक बार अगर हो तो उसको जो है ना ध्यान से इसको एक बार देख लेने में कोई नुकसान नहीं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ डिफरेंट रीडिंग्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड देन थर्ड रीडिंग, ठीक है। ऑल ओके, नेक्स्ट इज अब हम लोग थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस को देखते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर मोर कंसर्न अबाउट टुडे, है ना। और इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से ये पूरा का पूरा कोर्स आगे बढ़ेगा, राइट। फर्स्ट में हम लोग जो है वी विल बी मोर कंसर्न विथ मैक्रो, ठीक। पहले हम लोग मैक्रो को करेंगे, उसके बाद माइक्रो पे जाएंगे, ठीक है। देयर इज टू पार्ट्स, है ना, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए इन्होंने स्पेसिफिकली पहले ही कह दिया कि हम लोग इन्होंने कि एनसीईआरटी दैट इज सीबीएसई सिलेबस को ये केटर करते हैं, राइट। जो उनके टेक्स्ट बुक है वो 11 एंड 12 से आपको जनरल जो इनका अगर इन्होंने रखा है, इट इज अबाउट 11 एंड 12 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट दे आर मोर कंसर्न अबाउट, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि इनके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंडिंग है, वो आपका जो है कई कई एक बार इन डेप्थ में भी जाके पूछ सकते हैं, बट जनरली जो आपका सिलेबस का ब्लूप्रिंट है इट इज विथ रिस्पेक्ट टू विच पार्ट, 11 एंड 12 एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस, राइट। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जाती, ठीक है। तो शुरू होगा मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, है ना, इट्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। ऑफ कोर्स इसमें जो है बहुत बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको उससे ज्यादा कोई घबराने वाली चीज नहीं है, कोई बहुत हाई फाई मैथ्स नहीं है इसमें, बट यस बेसिक थिंग्स आपसे पूछी जाती हैं। तो एक तो हो गया कि भाई मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये हम लोग सबसे अंत में करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, है ना। पहले हम लोग शुरू तो करेंगे मैक्रो से, राइट। इसमें इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि इट इज अबाउट कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें आपको सोर्सेस जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक है, हाउ आर दे बीइंग कलेक्टेड, व्हाट इज द कंसेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू सैम्पलिंग मेथड्स, ठीक है। उसको जो है क्या होता है कि सेकेंडरी डाटा का जो है इंपॉर्टेंट सोर्सेस क्या होते हैं, सेंसस कैसे बनता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का क्या पूरा का पूरा एक जो है कॉम्पोजिशन किस तरीके से हो रहा है ना, इस तरह के सर्वेस का, ठीक है। फिर उसी में ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, राइट। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप देखिएगा कि इट विल बी द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कि टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिक प्रेजेंटेशंस होते हैं जैसे बार डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, राइट। इसी में फिर हिस्टोग्राम्स, पॉलीगॉन, ऑगिव, है ना, ये सब जो है अलग अलग तरह के आपके फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स हुए, एरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स होते हैं, टाइम ग्राफ्स होता है, राइट। तो ये सब हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, तो इसमें आपको आएगा मीन मीडियन एंड मोड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है, मीन मीडियन मोड, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है कि यहां पे द कोरिलेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, यहां पे कोरिलेशन इज मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज, स्कैटर्ड डायग्राम्स, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, फिर इसी में जो अलग अलग टाइप्स ऑफ मेजर होते हैं उनको टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ कोरिलेशन उनको देखेंगे, इसी में आपको पियर्सन मेथड आएगा, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ये सब आएगा, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर्स, है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना, इनका इन्फ्लेशन के साथ जो कनेक्शन है, इनका जो डिफरेंट, इनके अंदर जो डिफरेंट कॉम्पोजिशंस हैं, है ना, कि किस चीज में WPI एंड किस चीज में CPI लग सकता है, CPI और WPI के बीच के बेसिक डिफरेंसेस क्या है, कौन जो है RBI किसको यूज करता है, राइट, उसके अंदर भी अब जैसे WPI में भी और भी चीजें हैं, CPI के अंदर भी और भी डिटेल्स हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें जो स्पेसिफिकली जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट इज व्हाट, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स उसके बारे में पहले देख लेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज जो बेसिकली कि भाई अगर इकोनॉमिक्स का अगर सेंट्रल क्वेश्चंस लेते हैं तो व्हाट आर द सेंट्रल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स, कि भाई क्या है, एनी आइडिया, आई एम होपिंग कि ये सब चीजें एक बार एटलीस्ट कभी तो पढ़ना हुआ ही होगा। तो द सेंट्रल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स बीइंग कि व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, राइट, द concepts ऑफ प्रोडक्शन, द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, राइट, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो एक्चुअल में पूरा का पूरा अगर आपको इकोनॉमिक्स के कोर्स में कोई एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगेगी, दैट विल बी द कंसेप्ट ऑफ डिमांड, है ना, एंड उसी के साथ जुड़ा हुआ है डिमांड के साथ सप्लाई, सप्लाई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, इसमें जो है यहीं पे आएगा आपको यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारी जो इस तरह के टर्म्स हैं उनकी मतलब को समझेंगे, वहां के बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है। फिर इसमें कर्व एनालिसिस आएगा, ठीक है, कि किस तरीके से एक कंज्यूमर का बजट जो है वो आपको चेंज होता है, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। नेक्स्ट इज कि भाई किस तरह का डिमांड पहली बात तो क्या होता है, किस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड हो सकते हैं, फिर मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, इसी में आपको डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, है ना, इट्स स्लोप, मूवमेंट अलोंग डिफरेंट चीजें, ये सारा एक जो है डिमांड से रिलेटेड हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें प्राइस इलास्टिसिटी, है ना, एंड मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ये सारी चीजें इसमें एक साथ आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड वाला पोर्शन, ठीक है। ये कुछ चीजें ना सुनने में बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, अभी हम खुद ही जो है पढ़ रहे हैं तो हम लग रहा है कि भाई क्या क्या पढ़ने वाले, है ना, एंड जब आप एक्चुअली में पढ़िएगा तो किसी बैलून की तरह आपको लगेगा कि अरे ये तो पूरा का पूरा मुट्ठी में एक ऐसे ही ले लेते हैं, राइट, तो फूला हुआ बहुत आपको बड़ा सा चीज लगेगा, बट एक्चुअली में जब आप इस चीज को आप देखिएगा व्हेन यू आर एक्चुअली स्टडिंग इट, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगा, बोलेगा कि अरे यार ये सिलेबस सुनते टाइम तो बड़ा लग रहा था कि बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले, ये तो तुरंत हो गया, है ना। तो आई एम होपिंग कि ऐसा ही आपको लगे, है ना, बट ये जेन्युइनली इस तरह की ही आपको कई एक चीजें देखने के लिए मिलती हैं, बिकॉज इसका जो है जो आपको काम की चीजें हैं वो इतनी ही है ना, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, अब इसी में फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, डिमांड हो गया तो अब सप्लाई, इसमें आएगा आपको मीनिंग ऑफ क्या, प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में, ठीक है। फिर इसी में आपको आएगा प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, रिटर्न्स ऑफ ए फैक्टर, है ना, इसी में शॉर्ट रन कॉस्ट, ठीक है। फिर रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट इज यहां पे आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। इसके केस में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, उसके फीचर्स क्या है,
ठीक है, व्हाट आर द सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कैसे इससे जो है प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर वगैरह डिसाइड होता है, ठीक है ना। इसी के साथ फिर आगे हम लोग देखेंगे, फिर विल मूव ऑन टू नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो यहां तक आपका जो है आपका ये वाला पोर्शन था। इसके बाद अब हम लोग जैसे ही नेशनल इनकम में जाएंगे तो वहां पे अब आपको आएगा क्या कि मैक्रो इकोनॉमिक शुरू हो जाए। मैक्रो इकोनॉमिक शुरू होते ही व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक्स एंड फ्लोज, है ना, ये सारा आएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट, द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसी में वैल्यू एडेड मेथड, है ना, इसी में एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। फिर एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, तो इसी में जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, ये सारी चीजें, एटलीस्ट 4-5 जो है एग्रीगेट्स तो हम लोग देख ही लेंगे। एंड इसमें समझेंगे कि व्हाट इज इट एट फैक्टर कॉस्ट एंड व्हाट इज इट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। व्हाट इज अ नॉमिनल जीडीपी, व्हाट इज अ रियल जीडीपी, ठीक है। एंड जीडीपी का जो कनेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू वेलफेयर वो भी यहीं पे होगा। इसके बाद आएगा मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के केस में आप क्या देखते हैं, तो मनी एंड बैंकिंग में आपको उसका मीनिंग, उसका जो है इवोल्यूशन ऑफ मनी, राइट, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंट्रिंसिक एस्पेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। इसके बगैर आप इतना तक कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, राइट। तो मनी एंड बैंकिंग में उनके मीनिंग, फंक्शन, सप्लाई, राइट, करेंसी जो आज का है वो किस किस तरीके से डेवलप होके आया है, इससे पहले कौन कौन से टाइप के आपके मनी आपको देखने के लिए मिलता है, इसका मनी का क्रिएशन कैसे होता है इन द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, राइट। इसमें सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस, आरबीआई और उसके फंक्शंस, उनका जो है कैसे क्या क्या वो कर रहे हैं, तो बैंक इशू कर रहे हैं नोट बेसिकली, तो नोट्स इशू कर रहे हैं, फिर वो सारे के सारे जो बैंकिंग सेक्टर है उनको रेगुलेट भी कर रहे हैं, राइट। उसकी जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उनके पास जो टूल्स हैं, है ना, मॉनेटरी टूल्स, जैसे कि भाई सीआरआर, एसएलआर, है ना, ये सब जो रिवर्स रेपो, रेपो रेट, ये सब आप सुनते रहते होंगे, जनरली भी आप पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर उठाइए, ये सब रोज आपको जो है इकोनॉमिक वाले सेक्शन में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो उसको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे कि व्हाट आर दीज थिंग्स, ठीक है। व्हाट इज एन ओएमओ, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, व्हाट इज से फॉर एग्जांपल अ मार्जिन रिक्वायरमेंट, इस तरह की चीजों को हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेंगे। फिर आएगा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसी में आपको आएगा डिफरेंट की डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ से फॉर एग्जांपल कि कैसे जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, है ना, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड, राइट। तो ये सब आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से है। फिर उसी तरीके से फिर गवर्नमेंट बजट को देखेंगे, इसमें कौन कौन सा होता है बताइए, तो एक है रेवेन्यू बजट, एक है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके अंदर फिर टैक्स एंड नॉन टैक्स वाले। तो ये सब जो है एक बहुत ही एक ब्रॉडर आउटलुक में हम इसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें एक एक टर्म का एक बार इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बजट इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ मेनी एग्जामिनेशंस, राइट। तो ये आपको कई एक बार थोड़ा सा ज्यादा इन डेप्थ में ध्यान देकर के एटलीस्ट जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो जरूर होनी चाहिए, उसमें चेंजेस आते रहते हैं हर साल के हिसाब से विथ फैक्ट्स, है ना। बेसिक जो है ना कि इस साल इसमें इतना एलोकेशन हुआ, इस साल इसमें इतना एलोकेशन हुआ, वो अलग चीज है, बट कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट विल कम अंडर कैपिटल रिसिप्ट एंड व्हाट विल कम अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो उसको हम लोग बहुत ध्यान से इसको करेंगे। इसी से रिलेटेड आएगा फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट मीन्स कि द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जब आपको जो गैप मिलता है तो उससे आपको क्या कहते हैं कि भाई देखिए व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब इक्वल है तो आप क्या कहिएगा कि भाई इक्विलिब्रियम चल रहा है, राइट। मेनी केसेस जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में देयर इज अ डेफिसिट, है ना, तो हम उसके लिए फिर बोरोइंग करते हैं, बोरोइंग करते हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट पेमेंट्स देना पड़ता है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स दैट विल कम अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसका बेसिकली मीनिंग, कंपोनेंट, व्हाट इज अ सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज अ डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें एक्सचेंज रेट का क्या फंक्शन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट,
राइट, एंड इसी से रिलेटेड होगा कि व्हाट इज अ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट इज अब जो हम लोग बात किए थे कि द एक्सपीरियंस विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस क्या, तो यहां पे आपको बताया जा रहा है कि भाई इंडिपेंडेंस है, बट हम लोग उससे थोड़ा सा पहले भी जाएंगे। ठीक है, we will not be able to understand the policies that were undertaken during the independence, ठीक है, or at the moment of independence without understanding the history behind those policies in during the freedom movement, right? तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम इसको देखेंगे कि what was happening, पहले तो प्री ब्रिटिश, देन ब्रिटिश, एंड देन फाइनली जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको क्या क्या जो है पॉलिसीज देखने के लिए मिलता है। ऑफ कोर्स ब्रीफ आउटलुक लेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा मुगल इकोनॉमी को देखने की जरूरत नहीं है, या ब्रिटिश इकोनॉमी को थोड़ा सा हम लोग इन डेप्थ में देखेंगे, राइट, बट उसके थ्रू ही आप समझ पाइएगा कि एक्चुअल में जो पॉलिसीज लिए गए, राइट, उनके पीछे के काउंटर करेंट्स, उनके पीछे के बेसिक जो है आप कह लीजिए कि प्रिंसिपल्स क्या थे, राइट। तो ये हम लोग एक इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी में आपको आएगा 5 ईयर प्लान आएगा, है ना, सारे 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट। अब यहां पे आप कुछ कर नहीं सकते, एटलीस्ट जो चीजें यहां पे हम बोर्ड पे लिखेंगे उस 5 ईयर प्लान के बारे में, इट इज एसेंशियल दैट यू नो, इट इज एसेंशियल, ठीक है। उसके अलावा भी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, बट एटलीस्ट जो यहां पे आपको बोर्ड पे मिलेगा उन सारे 5 ईयर प्लान के बारे में, इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट यू नो एंड यू नो इट वेल, राइट। तो आपको जो है ये पहला चीज, ठीक है ना, कि इसमें सारे 5 ईयर प्लान्स, इसी से रिलेटेड फिर जो एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991, राइट, द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स ऑफ 1991, उसको हम लोग देखेंगे, राइट। इसी से रिलेटेड हम समझेंगे कि व्हाट वेयर द एस्पेक्ट्स जहां पे 1991 के रिफॉर्म्स सक्सीड करते हैं, कहां पे वो अभी भी जो है देयर इज इंप्रूवमेंट, जो आप कहिएगा कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट। एंड फाइनली इसमें आएंगे तो हम लोग वी विल लुक एट द चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, राइट, द चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसी में हम समझेंगे कि व्हाट इज अ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, व्हाट इज अ ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट इज द ग्रोथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज, से फॉर एग्जांपल कि भाई एजुकेशन कैसे इफेक्ट करता है in the development of human resource, what is the role of healthcare in the development of human resource, what is the meaning of sustainable development, what are the aspects with respect to poverty, employment, rural development, ये सारा इसमें हम लोग कवर करेंगे। एंड फाइनली लास्ट में वी विल हैव अ कंपैरेटिव लुक एट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आवर नेबर्स, इसमें स्पेसिफिकली चाइना, पाकिस्तान, इनके कंटेक्स्ट में हम लोग इस चीज को देखेंगे कि वो वेयर आर द एवेन्यूज जहां पे हम बेहतर कर सकते हैं, हम कहीं दूसरे से सीख सकते हैं, आसपास में जो हमारे कंट्रीज हैं उनके इन कंपैरिजन में हम किस तरीके से अभी तक आगे बढ़ पाए हैं, है ना। तो उससे हमें दोनों चीज मिलेगी। पहली बात तो वी विल नो क्योंकि व्हेन वी स्टार्टेड विद द सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट एक तरीके से, तो वहां पे कुछ कंट्रीज अगर जैसे चाइना के कंटेक्स्ट में हैव रियली बीन एबल टू लीप प्रोग्रेस, है ना। आज इट इज almost 3 to 4 times even more, है ना, bigger than our economy. In fact, if I'm not wrong, they might be even 5 to 6 times bigger than our economy, right? Because we are at around 3.5 to 4. उनका जो है already 18 billion dollars क्रॉस कर चुका है, 18 trillion dollars already क्रॉस कर चुका है, right? तो ये कहां पे किस तरीके से ये डेवलपमेंट होता है? What is the reason that we are not able to क्या कैच देम विथ रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? क्यों हमारी जो सर्विसेज में ग्रोथ है वो नहीं कर पा रहे? ठीक है, तो ये सब भी हम लोग इसको एस्पेक्ट को देखते हुए, एंड फाइनली ये हमारा जो है पूरा का पूरा सिलेबस इस तरीके से बढ़ेगा। विल स्टार्ट विथ मैक्रो, है ना, उसके बाद हम लोग माइक्रो में जाएंगे, एंड फिर फाइनली हम लोग जो है कंप्लीटेड विथ स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, तो उसको हम लोग अंत में खत्म कर लेंगे। दिस विल बी अ बेसिक प्लान फॉर द कोर्स, ठीक है। 2-3 ही चीजें जो हम लोग शुरू में बात किए हैं उसका बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। यू विल गेट एनफ टाइम टू राइट नोट्स, है ना, कोई आपको इसके लिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बट सुनना जरूरी है। आपको
सेल्फ स्टडी करना थोड़ा सा जरूरी है, आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब आप विश्वास नहीं करिएगा कि जस्ट बाय रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट बनाने से कितनी सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। ऑफ कोर्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हैं ये 11-12 तक के ही लेवल के, राइट। क्वेश्चन जो है, सिलेबस जो है वो आपका 11-12 के आसपास ही रहेगा। ठीक है, हाँ उसमें कुछ क्वेश्चंस वो बहुत ही इनडेप्थ चले जाते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। हम लोग जहां पे इनडेप्थ जाना होगा ना, जैसे बजट के केस में, विल गो प्रॉपरली इनडेप्थ, एक एक चीज उसके एक एक टर्म्स को समझ लेंगे, राइट। बट आपको उसके लिए चिंता नहीं करना है कि अरे सर ये हमको समझ में नहीं आया तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें याद करने के लिए, नहीं, कुछ नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जब आप बजट को देखिएगा ना, तो उसमें ना बहुत सारी चीजें आती हैं कि अच्छा ये इसमें जो है ना, ये नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो है आपको कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, तो ये होगा। जब आप सुनिएगा, जब हम यहाँ पे पूरा जो है, अगर आपको हम उसका जो मैप बना करके देंगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि भाई इतना सारा एक एक टर्म हम कैसे याद रख सकते हैं कि भाई व्हाट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, व्हाट इज अ, है ना, इंटरेस्ट पेमेंट, यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, कहाँ पे जो है ना रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सी कंट्री से हमें रेमिटेंस आ रहा है। ठीक है, इतना सारा चीज कौन याद रखता, ठीक है। बट आप जब पढ़ने लगिएगा तो लगेगा कह रहे ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये तो ऑलमोस्ट कॉमन सेंसिकल चीज आपको लगेगी, राइट। तो कोई उसके लिए इशू नहीं है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 ही 3 चीजों का ध्यान रखिए, क्लास के अंत में पूछ लीजिए, है ना। आई विल गिव यू लास्ट जो है ना, जैसे अगर 1 घंटे का आपका क्लास होता है तो 50 मिनट्स हमारा क्लासेस रहेगा, लास्ट के 5 मिनट्स आपका होगा, ठीक है। 5 मिनट्स हमें भी बीच में पानी वानी पियेंगे, ये सब रहेगा, है ना। तो 50 मिनट्स आपको जो है स्टडी करना है, लास्ट में 5 मिनट में अगर कहीं पे आपको कोई डाउट रहता है, ऑफ कोर्स ये नहीं है कि 5 मिनट की बात है, अगर वो 5 से 7 मिनट हो जाता है, नॉट एन इशू, ठीक है। बट आपको भी अपना साथ में थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है, हमको भी लगना चाहिए कि अच्छा आप जो डाउट पूछ रहे हैं वो आप एक बार जो है ना आपने कोशिश किया है अपनी तरफ से, बिकॉज यू आर गोइंग टू टीच पीपल, राइट। आप एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन में बहुत ही डिजर्विंग स्टूडेंट्स को आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो आपका भी एक लेवल तो होना ही चाहिए, एक सेल्फ इनिशिएशन, कि हाँ आप खुद भी तो इसमें थोड़ा सा आपने पढ़ने की कोशिश की, उसके बाद डाउट हुआ, वो तो नॉर्मल सी चीज है भाई, है ना। ऑलराइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग इसी तरीके से क्लास को आगे लेकर के जाएंगे। इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द फोरमोस्ट प्रायोरिटी, बट आपको एग्जाम स्पेसिफिक नॉलेज भी साथ में गैदर करना है। स्पेसिफिकली डोंट फॉरगेट these 3 पार्ट्स, डोंट फॉरगेट these 3 पार्ट्स, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट ये है, ठीक है, आई एम मोर कंसर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट, कि भाई हम ये आपको अच्छे तरीके से बता दें, 100 में से अगर आपका मेजोरिटी क्वेश्चन सही हो जाए तो हम समझेंगे कि हाँ मैंने ठीक से काम किया है और आपको इस चीज का बेनिफिट हो पाया है। बट डोंट फॉरगेट दिस पर्टिकुलर, कई एक बार पीपल लाइक, आई नो एग्जाम्पल्स, है ना, अलग अलग एग्जाम्स में, कि वो इस चीज को कई एक बार हो सकता है एग्जाम के दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ना, किसी भी कारण से, है ना। इट कैन बी प्योरली लाइक आपने जेन्युइन मेहनत की है और उस दिन आपको ब्लैंक हो रहा है दिमाग, राइट। कई एक बार उनको ये वाला पोर्शन बचा देता है, ये वाला पोर्शन को बिल्कुल ये मत सोच के जाइए करिए अब ये हम 100 क्वेश्चन करके आ जाएंगे उसके बाद तो ये हम देख ही लेंगे, है ना। दीज आर रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इंग्लिश हिंदी है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इस तरह के ऐसे ऐसे टॉपिक्स है ना कि हमको नहीं लगता कि अगर आपने ठीक तरीके से एक बार इसको पढ़ लिया तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, है ना, तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 5 और कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें आपको कोई इतना दिक्कत वाली बात ही नहीं हो सकती है कि आपको इसमें दिक्कत आए बहुत ज्यादा, राइट। हाँ, अगर आप एक बार कवर किए हुए हैं तो। पार्ट 3 में एजुकेशन, इसमें क्या क्या रहता है, तो पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप में आपको देखने के लिए मिलेगा कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उसके 15 क्वेश्चन, फिर अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग, है ना, तो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है, उसके 15 क्वेश्चन है। क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट, राइट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, ये सारे के मिलाकर के फिर 10 क्वेश्चन है, टोटल 40। अब देखिए अगर आपने इसको कवर कर लिया
से फॉर एग्जाम्पल ये 40 20 20, इसमें से अगर आप 80 में से 70 भी आप सही कर पाते, ठीक है, सोचिए आपके लिए ये वाला सेक्शन कितना आप आराम से दीजिएगा, हाउ इजी एंड हाउ लाइट यू विल फील व्हेन यू आर एक्चुअली, है ना, अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। इससे आपका एटलीस्ट ये जरूर होगा कि आपके दिमाग में ना ये डर खत्म हो जाए कि अरे नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, ये जरूर होगा हाँ कि भाई अगर ये नहीं जाए, थोड़ा सा मान लीजिए 60 ही क्वेश्चन 60 क्वेश्चन सही होता है, नॉट एन इशू, आप यहां से इसको कवर जरूर कर सकते हैं इफ यू हैव डन वेल, ठीक है। बट अगर आप इसमें अच्छा कर लेते हैं तो इट बिकम्स रियली इजी, और जब आपका माइंड रिलैक्स होता है ना तो ज्यादा अच्छे तरीके से वो आंसर करता है, ठीक है, ज्यादा सटीक आंसर करेगा, ज्यादा क्या करेगा, इनफैक्ट वो गलतियां कम करता है, सिली मिस्टेक्स कम करेगा, राइट। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है, बस थोड़ा सा साथ में हम लोग मिलकर के मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक में ख्याल रखिएगा, है ना, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।